आज ऐसे हमने शुरू करना है डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल एंड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को हासिल करने के लिए 2 वॉर्स किए थे, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी कौन सी डेट को हुआ? 23 जून 1757 एंड ये हुआ है 22 अक्टूबर 1764। सॉरी, थैंक यू। ठीक है, सिंपल सी बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए था बंगाल, किसके लिए? ट्रेड के लिए, रेवेन्यू, क्योंकि हाईली फर्टाइल स्टेट थी, पॉपुलस स्टेट थी, क्योंकि बिहार उड़ीसा सब साथ आता था, तो रेवेन्यू भी अच्छा एक्यूमुलेट हो जाएगा। और पोर्ट्स एंड रिसोर्सेस, एंड उनका सबसे बड़ा फोर्ट विलियम वाज देयर एंड इट वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी, करेक्ट। और कलकत्ता उन्होंने ही एस्टैब्लिश किया था। तो दस्तक याद है? तुम तो नहीं आए थे ना। दस्तक याद है? दस्तक बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी की एक डेलीगेशन थी जो फारूक सियार था ना, फारूक सियार मुगल एम्परर था, सुल्तान था एक, उनके पास जाती है और वो बीमार होता है। तो उस डेलीगेशन में ना एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर हैमिल्टन, वो उस बंदे को ठीक कर देता है, एम्परर को। अब एम्परर ठीक हो जाएगा तो एम्परर क्या देगा? प्रिविलेजेस। तो उस प्रिविलेजेस में एक थी राइट टू इशू दस्तक। दस्तक इज अ पास कि जो कंपनी ट्रेड कर रही है उसके ट्रेडेड गुड्स पे कोई भी कस्टम ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी जो भी होता है वो नहीं लगेगा। और अगर किसी को, फॉर एग्जाम्पल आज मैं और तुम हो, हम दोनों एक्सपोर्टर हैं, करेक्ट, हम दोनों एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उस पर 18% लगता है, आई थिंक 18 या 20% कुछ ऐसे टैक्स लगता है, मेरे को वो टैक्स देना पड़ रहा है, तुम्हें नहीं देना पड़ रहा, तो तुम प्रिविलेज्ड हो क्योंकि तुम्हारा वो 18% बच रहा है। तो उसी तरीके से दस्तक की राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने दे दी थी। बट ये जो दस्तक की राइट थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही मिसयूज कैसे की थी पीयूषी? बताया था ना? यस, वो था सिर्फ कंपनी के ऑफिशियल ट्रेड के लिए, वो ट्रेड जो कंपनी के नाम पे जा रहा है। जैसे मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी के नाम पे ट्रेड कर रही हूँ और मेरे पास सब्सिडी है आज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। होते हैं ना कुछ लोगों के पास सब्सिडीज होती है या कुछ कोटा वगैरह वाली चीजें होती है, तो मैं अपनी कंपनी के नाम पे वो सब्सिडी यूज करके ट्रेड कर सकती हूँ, मेरा टैक्स जो है वो बच रहा है। पर अगर वही सब्सिडी मैं अपने प्राइवेट या अपने भांजों के लिए, अपने भाई के लिए, बहनों के लिए, वो क्या हो जाएगा? मिसयूज। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वही किया, लोगों को पैसे देते थे, कंपनी ऑफिशियल्स हो गए या इंडियन ट्रेडर्स बड़े बड़े, तो वो उनको भी दस्तक इशू कर देते थे। अब अगर सब दस्तक यूज करेंगे तो टैक्स कौन भरेगा? कोई भी नहीं। तो लॉस किसका होगा? नवाब ऑफ बंगाल का। ठीक है, तो दिस वाज द मेजर रीजन फॉर द बैटल ऑफ प्लासी, दैट इज मिसयूज ऑफ दस्तक। एंड द अदर सेकेंडरी रीजंस वर लाइक, जो नवाब को धोखा देता था ईस्ट इंडिया कंपनी उसको सपोर्ट करती थी। जैसे कृष्ण बल्लभ, एक बंदा था जिसने नवाब के साथ फ्रॉड किया था, फाइनेंशियल फ्रॉड, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको सपोर्ट कर दिया, प्रोटेक्ट किया। नेक्स्ट इज घसीटी बेगम, ये एक आंट थी, नवाब था उस टाइम पे बंगाल का सिराजुद्दौला। ठीक है, इस औरत ने बोला कि ये थ्रोन जो है वो मेरा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? इसको सपोर्ट करेगी, उनकी नवाब को तो उनको ऑलरेडी नहीं पसंद है। एंड द लास्ट रीजन वाज 1757, क्या हो रहा था? एक और वॉर चल रही थी, हाँ, एंग्लो फ्रेंच वॉर। एंग्लो फ्रेंच वाले लेक्चर में आए हो? इससे पहले एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई है, दी कर पड़ा वो, दी वॉर बिटवीन द फ्रेंच कंपनी एंड दी ईस्ट इंडिया कंपनी। 4 एंग्लो फ्रेंच वॉर थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस टाइम पे ऑलरेडी थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, दैट वाज फ्रॉम 1756 टू 63 चल रहा था। तो वॉर हो रहा था कर्नाटक में, दैट इज ये वाला रीजन। ठीक है, इसको हम कर्नाटक बोलते हैं। पर अब दोनों कंपनीज की, फ्रेंच कंपनी की भी सेटलमेंट थी बंगाल में, चंद्रनगर, और ईस्ट इंडिया कंपनी की भी थी,
तो वो वहां पे भी कोशिश करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज अगर पाकिस्तान हमें जम्मू से अटैक करता है तो हम कोशिश करेंगे ना हम गुजरात वाला बॉर्डर या पंजाब वाले बॉर्डर पे भी सिक्योरिटी बढ़ा दें, करेक्ट। तो इन लोगों ने वहां पे फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दी। फ्रेंच हार रहे थे उस टाइम पे, तो फ्रेंच ने फोर्टिफिकेशन बंद कर दी, पर इंग्लिश जो थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने नहीं माना और उन्होंने कैनन्स होती है ना तोपे, राजपूत मूवीज में उन्होंने रखी होती है ना तोपे, वो भी रख दी। इस वजह से अराउंड क्या डेट थी, बाकी अब ये बताएगी, इसमें कल क्लास आई थी ना ये। अब नवाब को इस बात पे दिस वॉज, एक होते हैं बिल्डअप रीजन, जो हम रीजंस पढ़ते हैं ना, एक होते हैं बिल्डअप रीजन स्टेप बाय स्टेप जो बहुत सारे होते हैं, एक होते हैं इमीडिएट रीजन विच अल्टीमेटली लीड्स टू सर्टेन एक्शन। ठीक है, समझ आया दोनों रीजन में फर्क, बिल्डअप और इमीडिएट। इमीडिएट रीजन होता है जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बिल्डअप रीजन बहुत है। इमीडिएट रीजन कौन सा था पता है, वो जो कार्टिलेज की र्यूमर फैली थी कि उसमें पिग एंड काउ का फैट है, ठीक है। तो इमीडिएट रीजन वाज दी फोर्टिफिकेशन ऑफ द फोर्ट। कौन सा फोर्ट है बंगाल में, विलियम, ठीक है। तो नवाब अब गुस्सा आ जाता है 20 जून 1756। अभी हम बैटल ऑफ प्लासी पे नहीं पहुंचे हैं, को ये अपनी आर्मी लेके जाता है, फोर्ट विलियम कैप्चर कर लेता है। फोर्ट विलियम का जो गवर्नर होता है वो भाग जाता है, और ये इससे गलती क्या हो जाती है, ये कुछ 146 इंग्लिशमैन, वुमेन, चिल्ड्रन को इंक्लूड करता है, और छोटे से रूम में अराउंड 18 फीट लॉन्ग एंड 10 फीट वाइड, मतलब सोचो इतना ही रूम होगा, ऐसे भी छोटा होगा, उन सबको इतने से रूम में डाल देता है। और जब सुबह होती है ओनली 23 people came out alive, and this incident is known as ब्लैक होल ट्रेजेडी, क्योंकि अंधेरे में बंद होते हैं, सफोकेशन से, स्टार्वेशन से, इन सब चीजों से वो मर जाते हैं। यहाँ तक समझ आया, कोई डाउट। अब नवाब ने एक्शन लिया। अब नवाब क्या करता है, वो अब उसके पास तो पूरा बंगाल बिहार है, तो वो कलकत्ता में अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठाता है, मानिक चंद्र, ठीक है। इस मानिक में MANICK है, ठीक है, इट्स नॉट के, इट्स CK। मानिक चंद्र को एडमिनिस्ट्रेटर बना के, अपनी कैपिटल उस टाइम पे थी मुर्शिदाबाद, नाम सुना है, उधर ही बंगाल के आसपास एक कैपिटल थी उसकी मुर्शिदाबाद, वो अपने वापस चले जाता है नवाब, ठीक है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है मानिक चंद्र को, अब आता है लॉर्ड क्लाइव, मद्रास में होता है लॉर्ड क्लाइव, मद्रास में था एंग्लो फ्रेंच वॉर के दौरान कर्नाटक में, तो उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है और ये आता है बंगाल। अब ये करेगा इसको ब्राइब, और ये वापस से कलकत्ता हासिल कर लेता है, और एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। नवाब ने कलकत्ता का नाम कर दिया था अलीनगर, और वापस से ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। तो क्या अब कंपनी बदला लेगी, वो तो बदला लेंगे, समझ आ रहा है। थोड़ी कहानी की तरह पढ़ो, यूट्यूब पे सर ने डाला हुआ लेक्चर, वो भी देख लेना एक बार। तो अब कंपनी लेगी बदला। अब लॉर्ड क्लाइव बोलता है कि हमें इस नवाब को हटाना है और एक अपना बंदा इधर बिठाना है। तो वो कॉन्स्पिरेसी रचते हैं और उनको ज्वाइन करता है मीर जफर, जो उस टाइम पे नवाब की आर्मी का क्या था, कमांडर। तो बहुत सारे लोग जनरल ज्वाइन करते हैं इनको, रिचेस्ट मैन ऑफ बंगाल अमीर चंद वो ज्वाइन करता है, मतलब 6-7 लोग नवाब के अपने ही, और प्रोमिनेंट पीपल ऑफ जो बंगाल थे, जो रिचेस्ट हो गए, बैंकर हो गए, वो इनको ज्वाइन कर लेते हैं। दे डिसाइडेड टू डिथ्रोन सिराजुद्दौला एंड प्लेस मीर जाफर ऑन हिज प्लेस एंड बैटल ऑफ प्लासी। और ये न्यूज चल जाती है इसके पास कि कोई षड्यंत्र हो रहा है भाई, अब बचा लो। तो वो वापस अपनी आर्मी लेके जाता है, बट दिस टाइम ही वाज डिफीटेड बिकॉज मीर जाफर के अंडर मेजर आर्मी थी, तो वो ऑनेस्टली पार्टिसिपेट ही नहीं करते, एंड ही वाज किल्ड बाय द सन ऑफ मीर जाफर, एंड दिस वाज द बैटल ऑफ प्लासी। कोई समझ आया, थोड़ा थोड़ा सा समझ आ रहा है, कुछ डाउट यहाँ तक?
कोई स्पेलिंग, अब इधर तो कोई स्पेलिंग है जो नहीं समझ आए? तो अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद नवाब चेंज हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम दी नवाब मेकर। उन्होंने अपनी मर्जी से नवाब बनाया ना, बनाया कि नहीं बनाया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गई? नवाब मेकर। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ बिगेन। क्या होता है ड्रेन ऑफ वेल्थ? यस, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन क्या होता है? किसी चीज का खत्म होना। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ एक इकोनॉमिक पॉलिसी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली अंडर दिस पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया की वेल्थ इंग्लैंड ट्रांसफर करती थी और इंडिया को रिटर्न में कुछ नहीं मिलता था। अब ये वेल्थ कैसे ट्रांसफर होती थी? ट्रेड करने के लिए पैसा चाहिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के ही लोगों से रेवेन्यू लेती थी और इसी रेवेन्यू से गुड्स खरीदती थी। उनका तो कुछ नहीं लग रहा, और ये गुड्स अपने वहां पे बेचती थी। और फिर जैसे उन्होंने रेलवेज लाए तो टैक्सेस लिए, अगर उन्होंने चीजें लाई हैं तो उसके बदले उन्होंने टैक्सेस भी लिए हैं। आर्मी लाई, उसके लिए उन्होंने मेंटेनेंस चार्जेस लिए किंग से, या सब कुछ उन्होंने इंडियन से ही लिया। एंड दिस इज नोन एज ड्रेन ऑफ वेल्थ विच हैपेंड इन वेरियस वेज। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? अब आएगा हमारा बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, प्लासी है समवेयर हियर, इस तरफ आएगा आपका प्लासी और इधर है आपका बक्सर। इसका मैप करना है, ठीक है? आपको एंशिएंट हिस्ट्री की बुक में मिल जाएगा मैप, या ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आराम से कर लेना। क्योंकि वो कभी कभी वो मैप बनाने के लिए नहीं बोलता, पर अगर आप बना दोगे अच्छा होता है। सेकेंडली वो आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, वो डॉट 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 करके दे देगा और बोलेगा आइडेंटिफाई दी प्लेसेस। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ? मीर जाफर बन गया था नवाब। तो मीर जाफर, अब ईस्ट इंडिया कंपनी रुकने से तो नहीं रही, क्योंकि लालच की कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो मीर जाफर ईस्ट इंडिया की डिमांड्स फुलफिल नहीं कर पा रहा था और उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही थी। तो अब उन्होंने वापस से सोचा कि हमें मीर जाफर को हटाना है। तो अब मीर जाफर का एक सन इन लॉ था। मीर सन इन लॉ क्या हुआ? बेटी का बेटा मीर कासिम, वो ईस्ट इंडिया को सपोर्ट करने लगा और उन्होंने बोला हम मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को नवाब बनाएंगे। अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को आइडेंटिफाई में करने में कर दी गलती, बिकॉज ही वॉज द वन हु वांटेड टू फ्री बंगाल फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द कंपनी। ये ऐसा बंदा था जिसको कंपनी की सही इंटेंशन पता थी और इसने काफी स्टेप्स भी लिए बंगाल को कंपनी से आजाद करने के लिए। जैसे कि कैपिटल क्या थी तब बंगाल की? मुर्शिदाबाद। यही वो क्वेश्चन पूछता है, वो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जामिनर, कहीं पे लिखा नहीं होगा कैपिटल ऑफ बंगाल इज मुर्शिदाबाद, बस वहां लिखा है ही रिटर्न बैक टू हिज कैपिटल मुर्शिदाबाद। तो वो बैटल ऑफ बक्सर में पूछ लेगा कैपिटल कौन सी थी, है ना? उल्टा घुमा के सब कुछ सामने ही होता है। हम जिस तरीके से लर्न करते हैं ना, हम पता क्या गलती कर रहे हैं? हम जिस तरीके से लर्न करते हैं ना, हम उसी तरीके से क्वेश्चन को एज्यूम करते हैं। समझे मेरी बात? नहीं की बात है, ठीक है। मुर्शिदाबाद, अब इसको पता है कि मुर्शिदाबाद में इंटरफेरेंस बहुत थी कंपनी की, तो ये अपनी कैपिटल बदल देता है। कहाँ करता है कैपिटल? मोंगिया। ठीक है, अब ये कैपिटल शिफ्ट करता है, उस कैपिटल को फोर्टिफाई करता है और फोर्टिफाई करने के साथ साथ एक आर्म्स फैक्ट्री खोलता है। तानाजी देखी है? तुम नहीं देखती ना मूवीज? शौक नहीं है? अच्छी बात है, देखनी भी नहीं चाहिए। अभी मैं देखने गई थी, गलती हो गई थी, मत देखना तुम लोग। काल की देख सकते हो, अपनी चॉइस है। आई फेल्ट इट वाज वेरी स्ट्रेच्ड मूवी। अभी बोली मैंने जाना था, शिट, या मैं हुआ ही हूँ। मेरी ऐसी आदत है, इसको मेरे में भी पेशेंस नहीं है, मैं स्किप 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 करके देखती हूँ। आई डोंट हैव पेशेंस। मोंगियार इसने आर्म्स फैक्ट्री। तानाजी देखिए,
उसमें भी वो बोलते हैं ना आर्म्स फैक्ट्री नीचे बेसमेंट में शिवाजी छुपके से, राजपूत ने बहुत किया है, ये मराठा रूलर्स ने बहुत किया है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अलाउ नहीं करती थी। तो इसने क्या किया, एक चुपके से आर्म्स फैक्ट्री खोल दी, और इसमें एक बंदा था, क्या नाम था, वॉल्टर डिन हार्ट, इसको बुलाया अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए, बिकॉज ही वॉज द बेस्ट इन आर्मी ट्रेनर। तो इसको ये समझ आ गया था कि हम इंडियंस को भी उस तरीके से ट्रेन करेंगे तो इंडियन और यूरोपियन सोल्जर में फर्क नहीं रहेगा। इसने बुलाया, इसने बड़े सारे स्टेप्स लिए छोटे छोटे। अब यहाँ पे इशू क्या था, सेम दस्तक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज्यादा दस्तक का मिसयूज करना शुरू कर दिया। तो इसने क्या किया, मीर कासिम ने बड़े प्यार से ईस्ट इंडिया कंपनी को रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा मत करो, और उन्होंने बड़ी एरोगेंटली उसकी रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी। एक्सेप्ट की होती तो ये होता ही नहीं, डिक्लाइन कर दी। पर इस बार अब ये तेज था कासिम, तो इसने क्या किया, सबके लिए कस्टम ड्यूटीज हटा दी। सबके लिए, जैसे पहले क्या था, मेरे पास प्रिविलेज था तुम्हारे पास जैसे नहीं था, फॉर एग्जाम्पल। तो अब कस्टम ड्यूटी सबके लिए हट गई, तो मैं और तुम क्या हो गए, इक्वल हो गए ना। अब ना मेरे पास भी प्रिविलेज है, तुम्हारे पास भी प्रिविलेज है। जैसे हम रिजर्वेशन की बात करें, एक बंदे के पास अगर रिजर्वेशन है तो वो कोटा है उसके पास, करेक्ट, उसके पास सीट रिजर्व होती है। पर अगर सबको दे दे बंदा, फॉर एग्जाम्पल हो नहीं सकता, पर सबको दे दे तो वो इक्वल हो जाएंगे, कंपटीशन इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कस्टम ड्यूटीज उसने हर ट्रेडर, हर बंदे के लिए हटा दी। तो कंपटीशन क्या हो गया, इक्वल। द वैल्यू ऑफ इंग्लिश गुड्स एंड द इंडियन गुड्स बिकेम इक्वल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चीज पसंद नहीं आई। अब आईफोन लो, या अगर आप रॉयल एनफील्ड बाहर जाके लो, वो सस्ती होती है, क्यों होती है, टैक्सेस इंडिया में बनते नहीं है ना, रॉयल एनफील्ड इंडिया में नहीं बनती। जैसे वॉक्सवैगन वगैरह है, ये यूरोपियन ब्रांड्स हैं। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती इंडिया में, अब कंपाइलेशन होने लगी है पर बड़ी कम। पर इम्पोर्ट ड्यूटीज तो लगेगी, मटेरियल तो बाहर से ही आ रहा है, इसलिए बाहर सस्ता होता है और इंडिया में महंगा होता है, इनकी टैक्सेस है। अगर वही हम बाहर जाके ले, और यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी गुड्स सेम हो जाए, टैक्सेस ना लगे, तो इक्वल कोई बाहर से क्यों मंगवाएगा। बड़े लोग करते हैं यार, तू कनाडा गया, दुबई गया, आईफोन ले आना, होता है, सुना है। तो अगर इंडिया में वो टैक्सेस खत्म हो जाए तो उसकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दी वैल्यू इन अनदर कंट्री हो जाएगी सेम, तो कोई बाहर से नहीं मंगवाएगा। तो उसी तरीके से कस्टम ड्यूटीज अगर सबके लिए हटा दी गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम इक्वल टू द इंडियन ट्रेडर्स। तो उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने मीर कासिम को वापस से थ्रोन से हटा दिया, और वापस से कौन आएगा, जाफर। यहां तक समझ आया, कोई डाउट। तो अब मीर कासिम क्या करता है, वो एक्चुअली अच्छा था, वो एक्चुअली बंगाल को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता था। तो वो दो रूलर्स से हाथ मिलाता है। कौन से थे, क्या नाम है तुम्हारा, विशाली, वो दूसरी लड़की नहीं ना याद जो आई थी, क्या नाम है उसका, किसका नाम याद हुआ मुझे बस, वो भी 2-3 बार गलत लेने के बाद। कितनी ड्राइस नहीं ना किया, मानहानी है, तो नाम ही तो याद रखने हैं। शाह आलम टू द मुगल एम्परर, और सुजा उद दौला द नवाब ऑफ अवध। ठीक है, ये दो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज थी, ये जाके इन दोनों से मिल गया और इन तीनों की कंबाइंड आर्मी गई ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने। दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ बैटल ऑफ बक्सर which took place on 22nd of October 1764, but they were defeated by the East India Company and Mir Zafar died during the war। तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सबको हरा दिया तो अब कौन बनेगा नवाब नया, मीर जाफर का बेटा।
है ना, निजामुद्दौला। तो नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम दी मास्टर ऑफ बंगाल, क्योंकि अब वो सब कुछ ले सकते थे। अब उनको हम डुअल गवर्नमेंट में करेंगे वो निजामत और दीवानी राइट्स, मैं बताऊंगी। ये दोनों मिल गई थी, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट है? किसके? NAZMUDDAULLAH। मुझसे नोट्स लेना, ठीक है। कोई डाउट? अब समझ आया? कोई कंफ्यूजन? कहानी है, कहानी की तरह लो, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना अच्छी लगती है, क्योंकि अगर हम कहानी की तरह एज्यूम करेंगे तो जल्दी समझ आ जाएगी, ठीक है। आगे तो बहुत आसान है, आगे सिर्फ थ्योरी वो है, ये गांधी जी ये सब आगे कुछ है नहीं। अब हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है हमारा, दैट इज, तुमने होमवर्क किया कंपैरिजन? गुड, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। डुअल गवर्नमेंट को हम पॉलिटिकल टर्म्स में बोलते हैं डायआर्की, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट और डायआर्की इन बंगाल विच एक्सिस्टेड फ्रॉम 1765 टू 72, 17 थोड़े साल ही रहा पर एग्जिस्ट किया। पहले सुनना फिर लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है, इजी है। अब बैटल ऑफ बक्सर खत्म होने के बाद लॉर्ड क्लाइव को वापस से इंडिया भेज दिया टू हैंडल बंगाल, ठीक है। अब ये बंदा आता है, अब दो इसमें मीर कासिम तो चलो गया, उससे क्या ही लेते, उसका तो निजामुद्दौला से ही लेंगे। अब दो बंदे हैं जिनसे इनको मदद है। अवध में तो अभी नहीं गई है, अवध में ये बाद में जाएंगे, जब हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 करेंगे ना, उससे पहले। दो बंदे हैं, एक था शाह आलम टू और दूसरा हमारा आ जाएगा निजामुद्दौला, बिकॉज ही बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। इन दोनों से ये कुछ फेवर्स लेंगे, क्योंकि पहली बात इसको हराया है और इसको नवाब बनाया है। तो अब शाह आलम टू वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया, मुस्लिम एम्परर ऑफ इंडिया। बादशाह जो था 1857 तक, मुस्लिम एम्परर वॉज अ पॉलिटिकल टाइटल जो पूरे इंडिया का जिसको एम्परर माना जाता था, ठीक है। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी डिसबैंडेड दिस टाइटल। तो शाह आलम टू से ये ट्रीटी साइन करेंगे। तो इसने शाह आलम टू से एक ट्रीटी साइन की जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये साइन हुई थी 12 अगस्त 1765। अब मुझे एक बात बताओ, तीन इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ ए कंट्री क्या होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट? रेवेन्यू, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स। अब बंगाल को पूरी तरीके से हासिल करने के लिए इनको ये तीनों चाहिए, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रेवेन्यू। तो उन्होंने वही हासिल करने की कोशिश की आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, और उसी सिस्टम को हम डुअल गवर्नमेंट बोलते हैं। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से इनको मिल गई दीवानी राइट्स, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स को हम दीवानी राइट्स बोलते हैं। कहाँ कहाँ की मिली होगी? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो इन्होंने रेवेन्यू हासिल कर लिया पूरे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का, और ये वो स्टेट्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता होगा। यहां तक समझ आया शाह आलम वाला पॉइंट। सेकंड आएंगे हम निजामुद्दौला पे। अब मीर कासिम मर गया था ड्यूरिंग द वॉर, सॉरी मीर जाफर, तो उसका बेटे, वो किसी को भी बना सकते थे नवाब, है ना। तो जिसको भी बनाते उससे फेवर तो लेते ही लेते। अब क्लास में मॉनिटर बनता है जब
टीचर मॉनिटर बनाती है तो उसे चुगलियां लेती है ना, होता है ना, आजकल होता है, पहले नहीं होता था, आजकल बच्चे बड़े तेज है। तो निजामुद्दौला को उन्होंने थ्रोन कर दिया वापस नवाब ऑफ बंगाल में, ऑन अ कंडीशन दैट ही विल प्रोवाइड द कंपनी विद द निजामत राइट्स। वो कौन सी, क्या बचा हमारे पास, डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। तो अब कंपनी को रेवेन्यू राइट्स और डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर राइट्स भी मिल गई। रेवेन्यू राइट्स किसने दी, शाह आलम II ने, और डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स राइट्स किसने दी, निजामुद्दीन। क्या हुआ, हाँ जी, गाड़ी, अच्छा मुझे लगा गिर गई, बताने में बात नहीं, हमने रिवाइज ही किया अभी तक। ठीक है, याद है निजामत और दीवानी राइट्स। तो अब कंपनी को निजामुद्दौला ने दिया निजामत राइट्स, एक्सटर्नल एंड डिफेंस अफेयर्स और दीवानी राइट्स फ्रॉम दी शाह आलम II। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला कि आज से इसको, कि आपके कोर्ट में हमारा एक बंदा रहेगा जिसको हम बोलते हैं नायब, सुना है, सुना है, नायब सूबेदार, जिसके पेपर नहीं होते हैं। 2019 में हुआ था लास्ट पेपर, 18 या 19 में। आप तहसीलदार बोलते हैं, और क्या, समझ गए, तहसीलदार क्या करता है, सारा कंट्रोल तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में है ना, वो बस देखता है काम कैसे हो रहा है अपनी तहसील में, ड्रेन्स चेक, ड्रेन्स के ऊपर कैसे हो रहा है, रोड्स के ऊपर क्या, जैसे हमारे जो एफिडेविट्स होते हैं वो यही चेक करता है, हमारी जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन होती हैं वो भी यही चेक करता है, करेक्ट, यही काम है। तो उसी तरीके से उन्होंने बोला कि हमारा एक बंदा है नायब सूबेदार जो आपके कोर्ट में रहेगा और वो आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालेगा, यानी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, रिलेटेड टू लॉ, डे टू डे एक्टिविटीज हो गई, अगर आज की भाषा में बोले तो सिविल लॉस, हमारी म्यूनिसिपैलिटी कैसे क्या काम कर रहे हैं, ये सारा हमारा है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ तक समझ आया। और इसमें ये पॉइंट ये था कि अपॉइंट भी कंपनी करेगी और रिमूव भी कंपनी करेगी। तो ये कोर्ट में प्रेजेंट है या नवाब के इंटरनल सिस्टम में प्रेजेंट है, तो ये पूरी नजर रख सकता है हर चीज पे, इसका हर चीज पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल। तो इसके थ्रू कंट्री जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने बंगाल को पूरी तरीके से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ये समझ आया, पक्की बात है। और इस पॉलिटिकल अरेंजमेंट को हम डुअल गवर्नमेंट बोलते हैं इन द इंडियन हिस्ट्री, बिकॉज फ्रॉम वन रूलर दे कंट्रोल्ड द रेवेन्यू वाला सिस्टम एंड फ्रॉम द अनदर दे हैड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं ना, यूपीएससी का पेपर दोगे तो उसमें IFS भी होता है, IRS भी होता है और IAS भी होता है। उसी तरीके से एज्यूम करो, IAS, IRS, IFS और डिफेंस में आ जाएगा हमारा IPS। आ गया सारा, रिलेट करोगे जल्दी लाना होता है, ठीक है। इस चीज को हम डुअल गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसने जो शुरू की थी लॉर्ड क्लाइव ने और हटाई थी लॉर्ड हास्टिंग्स ने। हम एंड में सारे गवर्नर्स करेंगे, ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होना, एक एक गवर्नर करवाऊंगी मैं, ठीक है, बिफोर 1857 और आफ्टर 1857 भी, पर वो हम एंड में करेंगे, अभी इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कर हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इस सिस्टम में, इस सिस्टम को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जिसमें पावर किसके पास है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब, विदाउट एनी पावर, क्योंकि जो लोग हैं वो अपना रूलर तो नवाब को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, उनको नहीं फर्क पड़ रहा कौन ब्रिटिशर आ रहा है कौन क्या आ रहा है, पर उनके लिए क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, उनका नवाब। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है,
नवाब की पावर किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो नवाब एक पपेट नवाब बन गया, पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हैंडल किया, बिकॉज इट वुड हैव रिवील्ड देयर ट्रू कलर्स। और वो नवाब को फाइनेंसेस दे देते थे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, उसकी लग्जरीज के लिए, तो नवाब भी खुश रहता था और उनके अंडर सरेंडर रहता था। क्लियर हुआ? सो रियल पावर and responsibility had two different stations during this period, power to the British and the responsibility to the Nawab. कोई डाउट रूरल गवर्नमेंट में? लिख लें? देखो, रूरल गवर्नमेंट इन बंगाल और डायरकी। और डायरकी ब्रैकेट में लिखो 1765 to 72। देखो, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, after the battle of Buxar, Lord Clive was sent back to India. Lord Clive was sent back to India. Next point, Nizamuddollah was throned the Nawab of Bengal and East India Company compelled him to surrender. याद रहेगा ना, मिर्जाफर का बेटा था वो। Compelled him to surrender the Nizamut rights that is the rights of defense and external affairs. The rights of defense and external affairs. Next point, he was also ready to give the civil administration. He was also ready to give the civil administration rights into the hands of Naib Subedar, NAIB Subedar, SUBEDAR। आज हम बोलते हैं, आज के टाइम पे हम क्या बोलते हैं? पटवारी और नायब तहसीलदार। काम सेम होता है, पटवारी एक स्केल नीचे होता है, नायब तहसीलदार एक स्टेप ऊपर होता है। बट नायब तहसीलदार अगर आप सही उम्र पे लग जाओ, यू कैन गेट प्रमोटेड टू KS लेवल इन अराउंड 15-16 ईयर्स। तो पेपर नहीं होता, 2019 में हुआ था, एंड उसका पेपर अच्छा भी आता है, सीट्स भी ज़्यादा होती है। नो कमेंट्स। ठीक है, कहाँ थी मैं? Nominated by the company and not removable without their consent. Thus, इसके साथ ही लिख लो, thus through him the East India Company controlled the rights of Bengal.
कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल लिखना, कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट लिखो, ऑन 12 अगस्त 1765, on 12th August 1765, the company signed the Treaty of Allahabad. The company signed the Treaty of Allahabad with the Mughal Emperor Shah Alam II. And forced him to surrender the Diwani rights, that is the right to collect land revenue, from Bengal, Bihar and Odisha. Land revenue from Bengal, Bihar and Odisha. ठीक है, next point. Thus, with these two treaties, company controlled financial and administrative aspects of Bengal. Next point, Nizam-ud-Dawla was maintained as a puppet ruler. Nizam-ud-Dawla was maintained as a puppet ruler and provided with finances क्योंकि करप्शन था ना, उनको पैसे मिलते थे, लग्जरीज, नवाब होते भी ऐसे थे ना, लग्जूरियस लाइफ जीने वाले, उनको सब मिल रहा था तो वो खुश रहते थे। उनको लोगों से एक टाइम पे उनको लोगों से फर्क पड़ना बंद हो गया। Provided with finances for personal expenses. To keep him under the instrument of surrender. Clear? Next point. This political arrangement in the history of Bengal, lasted for 7 years, ब्रैकेट में डेट डाल लेना, 1765 to 72 and is called dual government of Bengal.
इसके साथ ब्रैकेट में लिख लो लॉर्ड क्लाइव इंट्रोड्यूस्ड, लॉर्ड क्लाइव इंट्रोड्यूस्ड एंड लॉर्ड हास्टिंग्स रिमूव्ड। वॉरेन हास्टिंग्स लिखना, लॉर्ड वॉरेन WARREN हास्टिंग्स HASTINGS रिमूव्ड। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट बंदा है। लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हास्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, दो तीन हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने उनके टाइम पे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई है, उन्होंने सिग्निफिकेंट चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं। पर हमें छोटे छोटे भी पढ़ने हैं, रीजन मेजर तो हम एंड में करेंगे। एक हम एंड में करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सेकंड हम करेंगे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो तुम्हारे लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर है क्योंकि वो मॉडर्न हिस्ट्री में भी आ जाता है, ठीक है, जिसमें सारी एक्ट्स आती हैं। बहुत इजी एक्ट्स है, बताए बहुत इजी है, लगती मुश्किल है, दिलासा देना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, नहीं सच्ची इजी है, मजाक नहीं कर रही, अच्छी इजी है, साथ साथ में लर्न करोगे तो हो जाएगी। नेक्स्ट लिखो इन अदर वर्ड्स real power and responsibilities were two different stations during this period, that is real power to the British and responsibility with the Nawab. Real power with the British and responsibility with the Nawab. इस तरीके से लिखते हो ना, अच्छा लगता है, क्वालिटी मतलब कुछ अलग सी लाइन लिखोगे, सब ऐसे सेम ही लिखते हैं, है ना। कुछ एक हर क्वेश्चन में कोशिश करो एक दो लाइन यूनिक लिखो, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में। खुशी होती है, मतलब खुशी क्या होती है, क्वालिटी इंप्रूव। जिनकी बड़े बड़े एग्जामिनर क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, कंक्लूजन बहुत मैटर करता है। कोई भी आंसर बिना कंक्लूजन के नहीं छोड़ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। और कंक्लूजन लिखने से पहले ऊपर कंक्लूजन भी लिख देना ना, वो एक ही साथ लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है वाई, क्यों किया इसने ऐसा, क्यों किया होगा। और कुछ और मतलब और सॉरी डुअल गवर्नमेंट, वो तो वैसे भी कर सकता है, डुअल गवर्नमेंट क्यों रखी उसने। हाँ वो तो मिल गई ना उनको, क्या मतलब हुआ इस लाइन का, शैडो अथॉरिटी, शैडो होती है ना, मेरी शैडो है तुम्हें क्रॉस कर जाएगी, करेक्ट। मैं तुम्हारी शैडो को ओवरटेक, मतलब जैसे तुम्हारी शैडो बढ़ रही है मैं आ जाऊंगी आगे, क्या फर्क पड़ रहा है, किसी को पता चलेगा। तो उसी तरीके से नवाब वॉज द शैडो अथॉरिटी। जैसे शेल कंपनीज सुनी है, शेल कंपनीज क्या होती है, फर्जी कंपनीज, फेक। बड़े सारे बड़े बड़े लोग बिजनेसमैन शेल कंपनीज खोलते हैं अपने ब्लैक पैसे को वाइट करने के लिए या गलत काम करने के लिए। तो वो नाम पे खोल देते हैं, बट दोज आर फेक कंपनी, बस कंपनी का नाम होता है, बाकी कुछ नहीं होता, पैसा वाइट हो जाता है। और ये से ड्रग्स की स्मगलिंग वगैरह होती है या जो वेपन्स की स्मगलिंग हो रही है, ये जो ये सब शेल कंपनीज के थ्रू होता है, ठीक। इंडिया में बहुत लफड़ा है इसका, शेल कंपनीज का। तो नवाब वॉज अ शैडो अथॉरिटी और ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब के थ्रू
आराम से लोगों तक रूल कर सकती थी। सबसे पहली बात, ये वाला पॉइंट समझ आया? जैसे प्रेसिडेंट के पास साइन है ना अब करने का, पर डिसीजन कौन लेता है? कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर। साइन कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। ये वाला पॉइंट समझ आया? सेकेंड इज थी, अगर वो डायरेक्ट अथॉरिटी ले लेते तो उनके ट्रू कलर्स सामने आ जाते, जो वो दिखाना नहीं चाहते थे। अगर ट्रू कलर्स पहले ही सामने आ जाते तो लोग तो पहले ही रिवॉल्ट करने लगते ना, इतनी देर तो सिलसिला इनका चलता ही नहीं। यहाँ तक समझ आया? और उस टाइम पे मराठास थे, बड़े सारे लोग थे, मराठास हो गए, नवाब ऑफ अवध हो गया, बहुत सारे रूलर्स थे, तो वो यूनाइट हो सकते थे अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि तब तो ये बंगाल में इनका मेजर था। थर्ड रीजन ही इस कि उस टाइम पे फ्रेंच कंपनीज थी, बहुत सारे कंपनीज थी, डच भी जैसे थी, चलो ट्रेड तो वो कर ही रहे थे ना, तो शायद अगर नवाब ना हो और डायरेक्टली यूरोपियन कंपनी दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रोन संभाल ले, तो शायद वो कंपनीज ईस्ट इंडिया कंपनी की मास्टरशिप एक्सेप्ट ना करे और उसको टैक्स या उसको ड्यूटीज पे ना करे, जैसे कि वो नवाब को करते हैं। तो उनको वहां से भी बेनिफिट चाहिए था। अगर वो अपने आप को थ्रोन पे बिठा देते तो शायद फ्रेंच हो गए या डच हो गए, पोर्तुगीज हो गए, वो इनको ड्यूटीज पे नहीं करते जो कि वो नवाब को कर रहे थे। यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज, उनके पास अभी इतने पर्सनल्स यानी कि ऑफिसर्स वगैरह नहीं थे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन भी रन कर सके, बिकॉज बंगाल वॉज अ वेरी लार्ज स्टेट। एंड दी नेक्स्ट रीजन इज, लास्ट रीजन इज, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे उस टाइम पे, डायरेक्टर ही तो सारे डिसीजन लेंगे ना, वो कमर्शियल और फाइनेंशियल गेन में इंटरेस्टेड थे, टेरिटोरियल एक्विजिशन का उनको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं था। क्लियर हुआ? तो ड्यूअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो हर तरीके से कंपनी के इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा था। कोई डाउट? अब हमारा नेक्स्ट इसमें है रिजल्ट ऑफ द ड्यूअल गवर्नमेंट। क्या रिजल्ट होगा? पहला, ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट ऑफ बंगाल। पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में खत्म हो गया, क्योंकि कंपनी को क्या फर्क पड़ रहा है ना, चोरी हो रही है, रेडें पड़ रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उनको सिर्फ अपनी की पड़ी है। तो लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया। बंगाल को एक टाइम पे, सेकंड रीजन इज, बंगाल को एक टाइम पे बोलते थे ग्रेनरी ऑफ इंडिया, पर जब से कंपनी ने रूल संभाला उसके बाद बंगाल में बहुत सारे फेमाइंस आने लगे, एंड दोस फेमाइंस वर नॉट नेचुरल, दे वर, आजकल जो डिजास्टर आ रहे हैं वो क्या नेचुरल आ रहे हैं? मेजरली मैन मेड है, क्योंकि मैन ने उस हद तक नेचर को एक्सप्लॉइट कर दिया हुआ है। फेमाइन क्या होता है? और से फूड, famine is basically a condition caused by the shortage of food which leads to hunger and starvation and death। और वो लार्ज स्केल पे होता है तब हम उसको फेमाइन बोलते हैं। शॉर्टेज ऑफ फूड तो बड़ी बार होती है, बट जब वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे हो जाए, जिससे हंगर स्ट्राइक्स हो जाए या स्टार्वेशन हो जाए, लोग मरने लगे, और एक दो नहीं लाखों में लोग मरते हैं। एंड इट इज बिलीव्ड कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के दौरान बंगाल में करोड़ों में लोग मरे हैं ड्यू टू फेमाइन। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो this state which was once a granary now suffered from a number of or a spectra of famines because of the huge tax collection। प्रोड्यूस आधा तो कंपनी ले जाती थी ना,
टैक्स इतना कलेक्ट कर लेती लोगों के पास कुछ बचता ही नहीं था खाने के लिए, एंड अल्टीमेटली लेड टू फेमाइन। यहाँ तक समझ आया? और क्या रिजल्ट होगा? थर्ड, डिस्ट्रप्शन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स। कंपनी के पास ही अब सारे हक है, वो इंडियन ट्रेडर्स को करने देगी? तो इंडियन ट्रेड ऑफ कॉमर्स जो था वो बंगाल में खत्म हो गया। एंड लास्ट पॉइंट इज क्या क्या बोला? हो भी ठीक है, डाल लेते हैं। कुछ नया बोलो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। ब्रिटिश के ट्रेड का सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? इंडस्ट्रीज इंडिया में थी ही नहीं, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई नहीं। अभी यूरोप में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई है, हो मतलब शुरू इतनी नहीं हुई है, पर प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो वहां पे भी 16-17 सेंचुरीज में हुई है, अभी हम पहुंचे ही नहीं। ना गलती से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो गई, क्योंकि ब्रिटेन से गुड्स आ रहे थे, वो अपने गुड्स को ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन में ना एक तो रेनेसेंस हुआ था और नई नई इंडस्ट्रीज आ रही थी, तो जो मैन मेड गुड्स थे वो जल्दी बन जाते थे, देवर एज कंपेयर टू दी हैंडीक्राफ्ट गुड्स चीपर। क्लियर? ये था आपका डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। लिख लें। सबसे पहले लिखो वाई क्लाइव अडॉप्टेड दिस सिस्टम। Why Clive adopted this system? ठीक, लिखो पहला पॉइंट, Clive wanted to maintain the Nawab as a shadow authority, through which company should seem to venerate. BENERAT मतलब खुलना, बाहर आना, पर थ्रू अ शैडो, छुपके से। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ओपन assumption of authority would have shown the true colors of the company. Open assumption of authority would have shown the true colors of the company and might have resulted in uniting the Indian princes against EIC. Resulted in uniting the Indian princes against EIC. Next point, the other European companies would not have acknowledged
the company's mastership. Acknowledged the company's mastership and pay duties as they pay to the Nawab. And pay duties as they pay to the Nawab. लिखिए नेक्स्ट लिखो the company did not had educate the company did not had educate personnels to run the administration. The company did not had educate personnels to run the administration of Bengal. The company didn't had educate personnels to run the administration of Bengal. Last point. Directors of the company were more interested. Directors of the company were more interested in the financial and commercial gains. In the financial and commercial gains. Sorry. Next is result. Complete breakdown of administration, and law and order in Bengal. And law and order in Bengal. Next point, Bengal, which was once Bengal, which was once the granary of India, now faced a spectra of famines, SPECTRA, नंबर, ठीक है, a number of famines भी लिख सकते हो, स्पेक्ट्रा लिख लो, famines, and the reasons of famine was not natural but man-made. Because of huge collections of taxes and drain of wealth. Taxes and drain of wealth. जब ड्रेन ऑफ वेल्थ अच्छे से लर्न हो जाएगा तो उसको DOW करके भी लिख सकते हो, ठीक है, बार बार, क्योंकि अभी आगे बार बार आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो डिसरप्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स इन बंगाल. Disruption of Indian trade and commerce in Bengal. Last point, shutting down of local handicraft industries. Shutting down of
लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। कोई डाउट है बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, डुअल गवर्नमेंट पे? आगे समझ। हम चलते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर पहले देखते हैं मैसूर बना कैसे। विजयनगर एम्पायर सुना है? मिडिवल पीरियड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर। बाय द एंड साउथ में ना, जैसे ऊपर मुगल एम्पायर था, बाय द एंड ऑफ द मिडिवल पीरियड एक नया एम्पायर आया, वन ऑफ द लार्जेस्ट, जिसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत फेमस है, दैट इज द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो 1565 में विजयनगर एम्पायर बन चुका था। ठीक है, तो 1565 में एक बैटल हुआ जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा और मानीहाटी। ठीक है, बैटल ऑफ तालीकोटा एंड मानीहाटी। इस बैटल में विजयनगर was on one side एंड विजयनगर के अगेंस्ट खड़ी थी 4 स्टेट्स। पहली थी हमारी बीजापुर, गोलकुंडा के पास है ये। ठीक है, अहमदनगर, गोलकुंडा एंड बेदार। ठीक है, दिस बैटल वाज फॉट बिटवीन विजयनगर वर्सेस दीज 4 स्टेट्स, बेदार, बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा। यहाँ तक समझ आया? तो उस टाइम पे कृष्णा डायनेस्टी वगैरह चल रहा था विजयनगर में। कृष्णा बल्लभ ऐसा सुना ना? वडियार डायनेस्टी तो भी आएगा। कृष्णदेव राय, बहुत बार यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया भी, 2 साल पहले आया था उन पे, कृष्णदेव राय पे। ठीक है, तो ये बैटल में इन चारों फोर्सेस ने मिलके विजयनगर को हरा दिया और पूरी तरीके से खत्म कर दिया। एक नई स्टेट थी विजयनगर, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई और विजयनगर के रिमेन्स पे इन लोगों ने एक नई स्टेट बनाई जिसको हम बोलते हैं मैसूर। और ये कृष्ण बल्लभ वगैरह वाली डायनेस्टी से पहले जो डायनेस्टी थी, एक नई डायनेस्टी आई, वादियार डायनेस्टी, जिन्होंने मैसूर बनाया। क्लियर? कोई भी डाउट है यहाँ तक? मेरी राइटिंग समझ नहीं आती। ना बुरा नहीं लगती हूँ मैं। ठीक है, तो कृष्ण चिका राज, a very famous ruler of the मैसूर। तो मिड 18th सेंचुरी तक, यानी कि अराउंड 1750 तक वाडियार डायनेस्टी ने मैसूर पे रूल किया, जिसमें जो मेजर था चिका कृष्णा राज रूलर था, और जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो 2 बंदों के हाथ में था, नंजराज एंड देव। So these 3 were the prominent personalities of the Mysore Empire. नंजराज आर्मी वगैरह संभालता था, देव एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, चिका कृष्णा राज वॉज द रूलर। उस टाइम पे एक अफगान सोल्जर आया, हैदर अली, सुना है नाम? टीपू सुल्तान का पापा। अब याद आया, टीपू सुल्तान तो सुना है ना? इस टाइम पे एक नया रूलर आया, हैदर अली, जिसने नंजराज के सुपीरियरिटी के अंडर काम करना शुरू करा। पर इसी बंदे ने इन 17
61 मैसूर को कैप्चर कर लिया और चिका कृष्ण राज को डिथ्रोन कर दिया, एंड ही बिकेम दी, अब मुस्लिम एम्परर है तो क्या आएगा, सुल्तान ऑफ मैसूर। यहां तक समझ आया, कोई डाउट? तो दिस हैपेंड अराउंड 1761, जब ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे इंगेज थी, इन दी वॉर्स इन बंगाल एंड कर्नाटक। तो हैदर अली, अब अगर एक बंदा है जिसने एम्पायर एस्टैब्लिश किया, वो एम्पायर एक्सपैंड भी तो करेगा ना, तो इसने एम्पायर एस्टैब्लिश हासिल करने के बाद एम्पायर को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। अब इसके एक्सपेंशन से किसको फर्क पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को। सो मैसूर इज हियर, ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट? ठीक है, तो उस टाइम पे इंडिया में 3 मेजर पावर्स थी। एक तो हैदर अली अफगान है ना, ही वाज एन आउटसाइडर, और इसने एक प्रोमिनेंट डायनेस्टी को हटा के अपना रूल एस्टैब्लिश किया, तो उसको कोई ज्यादा पसंद भी नहीं करेगा, करेक्ट। तो उस टाइम पे इंडिया में 3 मेन रूलर्स थे, सॉरी कौन कौन से, ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दो, वो रूल थोड़ी कर रहे हैं, पहले तो यही हैदर अली, और मैं मार्क कर देती हूँ, ये तो सिंपल है, हाँ गोवा यहाँ है, मराठा कैसे यार, क्या हो गया, ये महाराष्ट्र है ना, अब तो याद आएगा आहिस्ता आहिस्ता, ये याद होना चाहिए, ये करवाया एक बार, तुम नहीं आए थे, यस, निजाम ऑफ हैदराबाद। मैप बना लो, एक पेज छोड़ के, एक पेज छोड़ के बनाना, ठीक है, क्योंकि फिर मैं रब कर दूंगी तो फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे लिखना, मैसूर, यहाँ पे हम बनाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे थे ना वो मद्रास रेजिडेंसी वगैरह बन चुकी थी ना उनकी, गए थे ना कर्नाटक वॉर में, एक पेज छोड़ दो, 1-1.5 पेज, और मैप बना लो, ये साइड पे बना लो जैसे ठीक लगे। क्योंकि अभी बैटल ऑफ बक्सर नहीं हुआ तो हम बंगाल की तरफ गए नहीं, क्योंकि हैदर अली का बंगाल से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में नहीं बल्कि यहाँ मेंशन किया है, क्योंकि जब हैदर अली यहाँ से एक्सपैंड करेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्क पड़ेगा, बंगाल तो बड़ी दूर है, करेक्ट। तो अगर हैदर अली यहाँ से एक्सपैंड करे तो इनको प्रॉब्लम होगी, यहाँ से भी करे तो इसको भी प्रॉब्लम होगी, और यहाँ से भी करेगा तो इनको भी प्रॉब्लम होगी, करेक्ट। तो ये जो तीनों है ये किसके अगेंस्ट हो जाएंगे, हैदर, बिकॉज ही वाज स्ट्रॉन्ग रूलर एंड ही कुड हैव इजीली एक्सपैंडेड हिज किंगडम, करेक्ट, और बाकियों को इससे होनी थी प्रॉब्लम। सो दीज 3 went against the Hyder Ali because he was the threat for the other 3 rulers, ठीक है, and this led to the first Anglo-Mysore war, सबने बना लिया, this led to the first Anglo-Mysore war which happened in 17
67 to 69, सिर्फ 1 साल की ड्यूरेशन है इस वॉर की। कोई डाउट यहाँ तक? रीजन क्या होगा? वॉर जब भी करना है तो कैसे करना है? इंट्रोडक्शन, रीजन, बिल्डअप, वॉर, बेसिक जो मेजर वॉर हुआ, जैसे हमने बैटल ऑफ बक्सर किया, पहले उसने मीर कासिम को हटाया, वो सब किस में आ जाएगा? बिल्डअप में, मेजर वॉर एंड देन रिजल्ट। हमेशा वॉर हम ऐसे स्टडी करेंगे। तो इसमें रीजन क्या होगा? राइजिंग पावर ऑफ हैदर अली। तो इन तीनों ने आपस में, निजाम, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठास joined hands to defeat or to remove हैदर अली। बट हैदर अली was a very smart person, उसने ये यूनिटी तोड़ दी। उसने क्या किया? मराठास को ब्राइब कर दिया, पैसे दे दिए या टेरिटरीज दे दी, उनको ब्राइब कर दिया। ही गेव 35 लाख टू मराठास टू ब्रेक दिस यूनिटी। तो ये यूनिटी टूट गई, तो मराठास ने उस तरफ से नहीं लड़ा। सो वॉर बिगेन विद द EIC इन 1767। कौन हारेगा? कोई भी नहीं। इट एंडेड विद नो रिजल्ट। यहाँ पे ना वो हारे ना हैदर अली हारा, क्योंकि पहली बात तो जहां होना था वॉर वो हुआ नहीं, क्योंकि मराठास क्या हो गए? ब्राइब हो गए, और निजाम को भी उन्होंने एंड में क्या किया? कुछ टेरिटरीज दे दी। तो वॉर में कौन बचा? ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली। एंड द वॉर एंडेड विद, तभी तो इतनी जल्दी खत्म हो गया, एंडेड विद नो रिजल्ट। यहाँ तक कुछ डाउट? अब वॉर के बाद क्या साइन होती है? तो यहाँ पे भी ट्रीटी साइन होगी, दैट इज द ट्रीटी ऑफ मद्रास। कब साइन होगी? ये ना 1769 में, जिसने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर खत्म कर दिया। पहला, इस ट्रीटी के अंदर पहला प्रोविजन ये था कि दोनों पार्टीज ने जो भी टेरिटरीज एक्वायर करी हैं ड्यूरिंग दी वॉर, वो एक दूसरे को वो रिटर्न कर देंगे। पर यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि हैदर अली एडवांटेजियस पोजीशन पे था? बिकॉज एक टेरिटरी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, करोड़, वो हैदर अली ने अपने पास ही रखी, वो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को रिटर्न नहीं की। इसका मतलब हैदर अली हैड अपर हैंड ड्यूरिंग दी वॉर, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ द एग्रीमेंट साइंड कि हमने सारी टेरिटरी रिटर्न करनी है, मैं एक, मेरा और तुम्हारे झगड़ा हुआ है, मैं तुमसे तुम्हारी बुक्स ले लेती हूँ, हमारी हम सुलझा लेते हैं, पर मैं सारी बुक रिटर्न कर देती हूँ, एक रख लेती हूँ। इसका मतलब मेरे झगड़े में ऊपर हाथ है, मे बी आई वॉज राइट और मोर पावरफुल। उसी तरीके से हैदर अली also kept one territory which signifies that he might have had upper hand during the war. And second provision was that कि in case कोई भी foreign invasion या किसी और किंग का invasion होता है in the territories of ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हैदर अली उनको सपोर्ट करेगा, और अगर हैदर अली के टेरिटरी में इन्वेजन होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली को सपोर्ट करेगी। दिस वॉज द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। कोई डाउट? लिख ले। पहले हम लिखेंगे, पहले हेडिंग डालो एंग्लो मैसूर वॉर। अच्छा तुमने मैप बनाया तो है। पहला लिखो 1565 बैटल ऑफ तालीकोटा। बैटल ऑफ तालीकोटा और बानीहाटी। वैसे ही लिखो विजयनगर, ऐसे ही लिखना, ठीक है? ठीक है।
लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विजयनगर वॉज fully defeated and crushed. Vijayanagar was fully defeated and crushed. Next point, in 1615, on the remains of Vijayanagar, in 1615, on the remains of Vijayanagar, a new state known as Mysore was formed. A new state known as Mysore was formed by Wadiyar dynasty. By Wadiyar, ऊपर लिखे हैं स्पेलिंग. Next point, during the mid 18th century, Mysore was ruled by Chikka Krishnaraj, and the administration was under Nanjaraj and Devraj. Next point, Hyder Ali was an Afghan soldier who started his career under Hyder Ali was an Afghan soldier who started his career under Nanjaraj. Next point, in 1761, Hyder Ali captured Mysore. 61. Hyder Ali captured Mysore and became the new Sultan of Mysore. And began expanding his empire. लिख लिया यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द राइजिंग पावर ऑफ हैदर अली was a threat to other three powers. That is the Marathas, Maratha East India Company and the Nizam of Hyderabad. लिखो, अब आएगा तुम्हारा वो मैप जब क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है? फिर अब लिखो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर. डेट डाल देना साथ में 1767,
to 69. लिखो रीजन. (67 to 69). 1767 to 69. लिखो रीजन. राइजिंग पावर ऑफ हैदर अली. राइजिंग पावर ऑफ हैदर अली. राइजिंग पावर ऑफ हैदर अली. रीजन. पहले लिखो रीजन, फिर लिखो राइजिंग पावर ऑफ हैदर अली compelled the other powers of South India to join their hands. But next point लिखना है इसमें. But Hyder Ali broke down this unity by giving 35 lakh to Marathas and some territories to the Nizam. 35 lakhs to Marathas and some territories to the Nizam. Next point. The war with the East India Company began in 1767. The war with the East India Company began in 1767 and ended with no result. Next, Treaty of Madras was signed. Treaty of Madras was signed in 1769. Which ended the First Anglo-Mysore War. According to this treaty, which ended the First Anglo-Mysore War. According to this treaty, पहला point, both parties agreed to return the territories acquired during the war. Both parties agreed to return territories acquired during the war. To return the territories acquired during the war. But Hyder Ali kept Karur. Which shows his upper hand in the war. Second point, both the parties agreed to support each other. Both the parties agreed to support each other during the
time of foreign invasions, during the time of foreign invasions and adversities, difficult times, ठीक है, and adversities. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, लिख लिया, सेकेंड एंग्लो Mysore war, which happened during the period of 1780 to 84. 1780 to 84. हेडिंग डाल लो. रीजन, अब तो सब कुछ सेटल था, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि वॉर हुआ, फिर से उन्होंने ट्रीटी के प्रोविजंस निभाए नहीं होंगे. ठीक है, एक बार ट्रीटी साइन हो जाए, दूसरी बार जब वॉर होता है मेजरली इसलिए होता है कि ट्रीटी के प्रोविजंस को नहीं सही से फॉलो किया गया या तोड़ा गया. तो पहला रीजन इस वॉर का ये था कि 1770 में मराठास invaded Mysore, but Hyder Ali received no support from the East India Company, जो कि ट्रीटी के प्रोविजन में था कि अगर हमें कोई और अटैक करता है तो आप हमें सपोर्ट करोगे, पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सपोर्ट नहीं किया. सेकेंड इज दिस वॉज द बिल्डअप रीजन एंड दिस इज द इमीडिएट रीजन. ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक माही. क्या है माही? रिवर है, वो रिवर को अटैक करेंगे. क्या है माही पीयूषी? पुडुचेरी क्या है? सिर्फ पुडुचेरी है? पुडुचेरी कहाँ है? Puducherry is one territory, but it have 4 different territories aligned to different states. सबसे पहले यहाँ पे आएगी हमारी माही. ठीक है, ये पूरी यूनियन टेरिटरी जिसको हम पुडुचेरी बोलते हैं. ठीक है, देन वी हैव हियर काइकट, काइकट एंड द ओरिजिनल पुडुचेरी. जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू इज अ डिवीजन बट जम्मू इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, है ना? समझ आया? जम्मू में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट भी है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट भी है, रियासी, रजौरी, पुंछ, करेक्ट. एंड हियर वी हैव यमन, सॉरी. ठीक है, दिस इज योर पुडुचेरी का टेरिटोरियल स्ट्रक्चर. ठीक है, और ये सारे पुडुचेरी का हिस्सा है. आज भी पुडुचेरी ऐसा ही है. ये मैप में थोड़ा बड़ा लग रहा है, फिर छोटा छोटा है. ठीक है, मैंने थोड़ा बड़ा बनाया ताकि तुम्हें समझ आ जाए. तो अब EIC अटैक माही. माही कहाँ है? यहाँ. किसकी टेरिटरी है ये? मैसूर की. तो हैदर अली believed it as an attack against his sovereignty, so this was the immediate reason of the war. Clear? तो इस वजह से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्टेड इन 1781. सबसे पहले हुआ एक बैटल हुआ बिटवीन हैदर अली एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ पोर्टो नोवा. बैटल ऑफ पोर्टो नोवा इन विच हैदर अली died and was defeated. In this battle, Hyder Ali was badly defeated and suffered many injuries, and he died in 1782. कोई डाउट यहाँ तक? ये बनाना है, बना लो.
यहाँ तक समझ आया? So Hyder Ali died during the Battle of Porto Nova as he was defeated by the East India Company. तो अब नया सुल्तान आएगा. नया सुल्तान कौन आएगा? टीपू सुल्तान. दो ही सुल्तान है, टीपू सुल्तान, the one of the best and a great ruler who ruled during that period. तो टीपू सुल्तान नया सुल्तान बना and he defeated the Englishmen. इसने इंग्लिशमैन को हरा दिया बुरी तरीके से. And a new treaty was signed here, that is the Treaty of Mangalore. Treaty of Mangalore was signed. क्या डेट होगी Treaty of Mangalore की? सिंपल सी बात है 84, जो वॉर खत्म हुआ. एंड इसमें भी माना जाता है कि टीपू सुल्तान was at the advantageous position. क्लियर हुआ? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर. कोई डाउट? लिख लो. In 1770, रीजन लिखो. रीजन in 1770 Marathas invaded Mysore. मराठा फ्रेंच वॉर जैसे बहुत बड़े बड़े थे ना, ये नहीं है, ये छोटे छोटे से हैं. Marathas invaded Mysore, but Hyder Ali received no support from EIC. But Hyder Ali received no support from EIC. जब भी कोई चीज बाहर से यहाँ आएगी, जब हम यूरोपियंस के बारे में पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो हम एंग्लो लगाते हैं. जैसे यहाँ पे अभी भी जो यूरोपियंस रहते हैं उनको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियंस, एंग्लो यूरोपियंस. उनकी भी रिजर्वेशन है ना, टर्मिनोलॉजी है. कहाँ तक लिखा? एंग्लो की करेक्ट डेफिनेशन है a white English speaking person of British or Northern European origin. जो मतलब सिंपल सी टर्म है, जो ओरिजिन से ब्रिटिश है या यूरोपियन है, उसके साथ हम एंग्लो लगा देते हैं. जैसे आज के टाइम पे जो एंग्लो यूरोपियन इंडियन में रह रहे हैं, उनके एंसेस्टर क्या थे? यूरोपियंस. एंग्लो इंडियंस की रिजर्वेशन है ना, किसमें? लोकसभा में, राज्यसभा में. दो नॉमिनेट करता है ना प्रेसिडेंट. मुझे भी कंफ्यूज कर देते हैं तुम्हारे एक्सप्रेशन. एक कोई एक्सप्रेशन देता है, दूसरा दूसरा. कहाँ तक लिखा? सेकेंड रीजन देखो. EIC अटैक्ड माही लोकसभा में है. Two seats of the Anglo-Indian Committee, which was a French settlement, but a part of Hyder Ali's territory. But a part of Hyder Ali's territory. And this was the Hyder Ali territories. And this was the immediate reason of the war. So Hyder Ali died during this war. ठीक है, next लिखो. The war started in 1781, known as Battle of Porta Nova. In 1781, known as Battle of Porta Nova.
In this battle, Hyder Ali was badly defeated and he died. Hyder Ali was badly defeated and he died in 1782. Next point. लिख लिया यहाँ तक. Tipu Sultan became the new Sultan of Mysore. Tipu Sultan became the new Sultan of Mysore and defeated the Englishmen. Finally, the Treaty of Mangalore was signed. Finally, the Treaty of Mangalore was signed in 1784. That ended the Second Anglo-Mysore War. Signed in 1784. In 1784, which ended the Second Anglo-Mysore War, with advantage being with Mysore. लिख लो, वहां पे आपसे पूछ सकता है कौन कौन से वॉर में मैसूर एडवांटेजियस पोजीशन पे था. दैट वाज फर्स्ट एंड द सेकेंड ओनली. अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में. टीपू सुल्तान पहली लाइन तो तुम यही लिखोगे कि सुल्तान ऑफ मैसूर आफ्टर हैदर अली. ठीक है, तो तुम लोग लिख लेना इसको. ईस्ट इंडिया कंपनी ही वाज सो पावरफुल एंड सो मच इंटेलिजेंट और वेरी पावरफुल रूलर दैट ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको एक टाइटल दिया, मॉन्स्टर प्योर एंड वाइस. उसकी टाइटल गिवन. एक तो वो पावरफुल था बट प्योर था और वाइस था. गिवन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. साथ साथ में लिख ले टीपू सुल्तान हेडिंग डालो. ये मैं लिख पा रही हूँ कि इसमें कुछ पॉइंटर्स है जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं, तुम्हारे काम आएंगे मेंस लिखने में. गिवन द टाइटल ऑफ मॉन्स्टर, given the title of Monster Pure and Wise by EIC. Monster Pure and Wise by EIC. यहाँ तक समझ आया. सेकंड इज द पॉइंट कि ये पहला सुल्तान था, पहला इंडियन रूलर था जिसने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में अपने एम्बेसडर्स भेजे ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट सपोर्ट गेन कर सके. उसको पता था इंडिया में तो नहीं करेगा कोई इसको इतना सपोर्ट, या वो इतना पावरफुल नहीं है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा सके. तो उसने फ्रांस, टर्की, इराक एंड इजिप्ट में अपने एम्बेसडर्स को भेजा कि भाई हमें सपोर्ट करो. जैसे हम आगे जब बढ़ेंगे तब कौन गया था जर्मनी? सुभाष चंद्र बोस गए थे ना. फिर जर्मनी से वो सिंगापुर गए, फिर जापानीज फोर्सेस की मदद से उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई. तो इवेंचुअली आगे आगे बहुत सारे, उधम सिंह देखिए वो भी गया था ना वहां सपोर्ट के लिए. बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशनरीज थे जो लंदन गए हैं, डिफरेंट जगहों पे गए हैं. वहां पे उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज चलाई हैं ताकि फॉरेनर्स को ब्रिटिश की असलियत बता सके और ब्रिटिश के अगेंस्ट सपोर्ट ले सके. सो ही वाज द फर्स्ट अमंग देम टू डू सो. ठीक है, देखो सेंड एम्बेसडर्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड
send ambassadors to different parts of world like France, Turkey, Iraq and Egypt. Different parts of world like France, Turkey, Iraq and Egypt to get support against EIC. To get support against EIC. कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट इज जैकोबिन क्लब सुना है? फ्रेंच? क्या है जैकोबिन क्लब? जैकोबिन क्लब वाज बेसिकली ए सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे फेमस पॉलिटिकल क्लब था ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के अराउंड हुआ है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में। उस टाइम पे जो सबसे फेमस पॉलिटिकल क्लब था दैट वाज द जैकोबिन क्लब, जिनके जो बेसिक प्रिंसिपल थे वो थे लिबर्टी, और एक ट्री ऑफ लिबर्टी होता है, सुना है? जो जैकोबिन क्लब ने अपने आगे वो बनाया होता है। जैकोबिन क्लब की पहचान है उनके स्ट्राइप ट्राउजर्स, याद है? तुमने बुक पढ़ना नहीं ना शुरू की? फिर से बोलो। हाँ, स्ट्राइप ट्राउजर्स वगैरह डालते थे वो। So Tipu Sultan became a member of the Jacobin Club of France and planted a tree of liberty in his capital Srirangapatnam. इस टाइम पे मैसूर की कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम, वहां पे इसने ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाया था। सिग्निफिकेंस कि इससे हमें लिबर्टी मिलेगी, ठीक है? So it shows that he was inspired by the ideas of, क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन? मोनार्की थी, डिक्टेटरशिप, मोनार्कियल था, बहुत क्रूअल, डिस्क्रिमिनेटरी। स्टेट, फ्रेंच में ना स्टेट सिस्टम होता था। कितने स्टेट्स थे पीयूषी? 3 स्टेट्स। जैसे हमारे यहाँ पे कास्ट होता है ना, वहाँ पे होता था 3 स्टेट। सबसे ऊपर जिनके पास सारे हक थे, सेकंड जिनको सिर्फ बोलने का हक था, थर्ड जिनको ना बोलने का हक था ना अपना ओपिनियन देने का हक था, तो जो लास्ट वाले थे उनको ही वैसे सारे टैक्सेस वो देते थे, सारा काम वो करते थे। तो फर्स्ट क्लास तो बहुत लग्जूरियस, बिकॉज दे कंप्राइज ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स एंड द नोबल्स। तो उनके अगेंस्ट एक मूवमेंट आई थी फ्रांस में which was based on liberty, equality, freedom and which led to the French Revolution, जिसमें लुइस 4 आई थिंक 4 या 6 को हटा दिया गया था और एक नया रिजाइम वहां पे एस्टैब्लिश किया गया था। क्लियर? तो टीपू सुल्तान became the ruler at the age of 15 only. टीपू सुल्तान के बारे में ना ऑनलाइन आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, फिर इतना ज़्यादा करने की बेसिक जो पॉइंटर्स पूछे जा सकते हैं हम वही करेंगे, ठीक है? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? जैकोबिन क्लब समझ आया? लिख लो। He became a member of Jacobin Club of France. He became a member of Jacobin Club of France. डिटेल में उनको पढ़ना है जिनको ऑप्शनल है।
सारे एडमिन, क्योंकि उसने मलाबार भी इन्वेट किया था, बड़ा कुछ किया है। हमें जीएस में वो ज्यादा पूछता ही नहीं है, थोड़ा बहुत वो पूछेगा, तुम लोग पढ़ सकते हो बुक्स में, जितना है उतना ही करेंगे हम। जैकोबिन क्लब ऑफ फ्रांस and planted a tree of liberty and planted a tree of liberty in his capital श्रीरंगपट्टनम। तो अब तुमसे कोई पूछे कैपिटल ऑफ मैसूर, एक और क्वेश्चन बन गया। एक ही लाइन से कितने क्वेश्चन बन गए? 3. The first Indian to become a member of Jacobin Club. The Indian who was inspired by the French Revolution ideas in a very early age or early stage or early period. कौन टीपू सुल्तान? क्लियर? 4 क्वेश्चन बन गए एक ही पॉइंट से, कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट इज, ही वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू बिल्ड नेवल फोर्स। ही वाज द फर्स्ट रूलर जिसने नेवल फोर्स बनाने की कोशिश की, और उसने बहुत सारे शिपमेंट्स भी मैन्युफैक्चर किए। To build the naval force, who tried to build the naval force and started constructing shipments मतलब इसने बंदे ने कोशिश तो इट्स ओके, ग्लास गिर गया मेरे हाथ से, सॉरी सॉरी सॉरी, लगेगी तो नहीं मुझे, इतनी बड़ी जल्दी है। सर को बोलना है क्लिप काट दे, ऐसे ट्रोल हो जाऊंगे, वायरल हो जाऊंगी। ध्यान से चलना, ठीक है? ठीक है, पर इस बंदे ने एक स्टेटमेंट दी है, लिख लो, मैं डिटेक्ट कर रही हूँ। I can defeat the Europeans on land. I can defeat the Europeans on land, but I cannot dry the ocean. But I cannot dry the ocean. But I cannot dry the ocean. This statement shows the naval supremacy of British or the dry the ocean. I cannot dry the ocean. क्या झल सिग्निफाई करती है स्टेटमेंट कि ब्रिटिश और द इंग्लिशमैन वर सुप्रीम इन नेवल फोर्सेस एंड आर्ट ऑफ द इंग्लिशमैन, मुझे भी भूल गया। लास्ट पॉइंट लिखो, इज नोन एज लाइन ऑफ मैसूर। is known as line of Mysore. क्लियर? टीपू सुल्तान के बारे में आगे करना है, 12 बजे, थर्ड और फोर्थ कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है? छोटे छोटे ही हैं वो। कोई डाउट? दिखाओ क्या लिखा है तुमने होमवर्क। कोई बात नहीं, ठीक है, वो कंपैरिजन लिखवा देती हूँ।
देखो एक चीज रह गई, ये बैटल कल लिखा जो होमवर्क दिया था, नहीं ना, बस फिर मैं ही लिखवाऊंगी। तो देखो बैटल ऑफ बक्सर में इम्पोर्टेंस ऑफ वॉर, आधे पेज का, इम्पोर्टेंस ऑफ वॉर उतने में आ जाएगा। हाँ चुप, उसको स्टेपल या ग्लू लगा देना। अपने पास वो रखा करो, चिपीस होती है ना बड़ी बड़ी, इतनी मोटी मोटी भी आती है, येलोइश कलर की, हाँ स्टिकी नोट्स, वो छोटी भी आती है और वो बड़ी भी आती है, इतनी मोटी भी आती है, वो रख लिया करो, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ वॉर पहला लिखो, इट वॉज अ रियल वॉर बिकॉज importance of war. It was a real war because both the parties were ready to fight. Both the parties were ready to fight to establish their supremacy. To establish their supremacy and showed their warfare skills. And showed their warfare skills. Next point. The Battle of Buxar was compared to Battle of Khanwa. बाबर सुना है? बाबर जिसने बाबर के दो मेजर वॉर इंडिया हमारे यहाँ पे, बैटल ऑफ पानीपत जिसमें उसको एक होल्ड मिला इंडियन टेरिटरी पे, और बैटल ऑफ पानीपत को हमने कंपेयर किया था बैटल ऑफ प्लासी से, क्योंकि दोनों बैटल्स में कॉन्स्पिरेसी थी और दोनों बैटल में कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल करने का मौका मिला और उधर बाबर को। दूसरा बैटल है बाबर का बैटल ऑफ खानवा, जो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, और इसके बाद बाबर established his rule in India and became the master of, or sorry, became the Badshah of India, similar to the East India Company who became the master of Bengal after Battle of Buxar. Comparison समझ आया? लिख लो। कहाँ तक लिखा? Battle of Buxar was compared to Battle of Khanwa that was fought between Babur and Rana Sanga. Which was fought between Babur and Rana Sanga, and after this battle, Babur became the Badshah of India. Babur became the Badshah of India. Just like the East India Company, who became, just like East India Company, which became the master of Bengal after Battle of Buxar. स्टॉप, इसी के साथ लिखो, both the wars changed the course of history. Both the wars changed the course of history. Changed the course of history. बाबर नहीं आता तो इस्लामिक कल्चर एस्टैब्लिश ही नहीं होता, या मुगल एम्परर्स एस्टैब्लिश ही नहीं होते, करेक्ट? And led to the development of a new culture. Led to the development of a new culture. लिख लो, बाबर के आगे लिख लो इंडो इस्लामिक कल्चर, इधर क्या आएगा ब्रिटिशर्स के आगे? यस, वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है, इंडो इस्लामिक कल्चर एंड वेस्टर्नाइजेशन।
वेस्टर्नाइजेशन क्या होती है? मॉडर्नाइजेशन, नया एजुकेशन सिस्टम, नया रहने का तरीका। ये जीन्स वगैरह क्या है? दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, दिस वर नॉट इन आवर कल्चर, करेक्ट। अब हम कल करेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर और सब्सिडियरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, ओके।